नमस्कार। खुशी की बात यह है कि आज हमारे साथ डॉक्टर संजय गुप्ता हैं, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हैं, जिन्होंने अब तक मैं समझता हूं कम से कम 11-12 लाख इस तरीके के केसेस को डील किया है, जिसमें कि विद्यार्थियों के माता पिता को कुछ एंग्जाइटी हुई, कुछ डिप्रेशन हुआ, कुछ उनकी समस्याएं सामने आई, उनको सुलझाया है। डॉक्टर साहब, मैंने ये चीज पर्सनली फील की है अपनी लाइफ के अंदर, अपने कैरियर में। अच्छा। कि मैंने मेरठ का प्रोडक्ट हूँ, गाजियाबाद में पढ़ाना शुरू किया। और जब मैंने दिल्ली आना शुरू किया रिसर्च के लिए, तो कुछ दिल्ली के लोगों को मुझसे हेलो कहने में दिक्कत थी कि ये मेरठ, गाजियाबाद, यूपी के लोग ये क्या हिस्ट्री जाने। एग्जैक्टली। और ये स्थिति आज भी मैं देखता हूँ कि जो मुफस्सल एरिया से बच्चे मेहनत करके स्ट्रगल करके लाइफ में आकर के दिल्ली या अन्य मेट्रोज में जाकर के एडमिशन लेते हैं, उनको अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज में करीबन 3-4 महीने तक एक इस तनाव से गुजरना पड़ता है। और नतीजा क्या होता है, वहां पे उनकी अपनी ग्रुपिंग्स बनती चली जाती है कि जो मेरे को समझता ज्यादा है उसमें आता हूं, कुछ उसमें बह जाते हैं, कुछ को यूज किया जाता है पूरे उसके हिसाब से उस स्थिति में। उसी में मैं बता रहा हूं, द पर्सन हैड गॉन इनटू डिप्रेशन आल्सो। तो मैंने उसका मैंने साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके उसको सपोर्टिव काउंसलिंग दे दी कि नहीं, यू कैन डू इट। अब वो तो निकल गया उसका, लेकिन उसके बाद भी उसकी प्रोडक्टिविटी आई नहीं। तब हमने एनालाइज किया कि उसको डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। तो उसमें देखिए कंसंट्रेशन की डिफिकल्टी होती है, यू कैन नॉट रिमेंबर मेनी ऑफ द थिंग्स। तो सेम थिंग वाज हैपनिंग विद हिम। तो उसको जब हमने एंटी डिप्रेसेंट्स जब देना शुरू किया, तो फर्स्ट ही सेड आई डोंट वांट ड्रग्स। मेरे को क्या हुआ है? मैंने कहा यू हैव फेथ इन मी, यू हैव डिप्रेशन। अब मैंने उसको दिखाया कि ये देखो ब्रेन में ये होता है। अभी आपको भी बताऊंगा कि वो एग्जैक्टली क्या ब्रेन का मैकेनिज्म है। एनीवे, बेस्ट थिंग वाज, उसने कहा सर आपको जो करना है आप करिए, लेकिन 6 वीक्स बाद हम फिर आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो 6 वीक्स में कुछ हो जाए तो हो जाए। आई पुट हिम ऑन ड्रग्स, मेडिसिन, सिंपल मेडिसिन, एक सुबह ले लो, एक रात में ले लो, कोई स्लीपिंग पिल नहीं। तो उसने यही कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप लोग तो सोने की दवा दे देते हैं। तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, 1950s तक हम लोग सोने की दवा देते थे, क्योंकि दवा ही नहीं होती थी। कैन यू बिलीव, डिप्रेशन की दवा ही नहीं थी पहले। तो 2 वीक्स बाद जब वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा अब कैसे हो बेटा? थोड़ा बेटर हूं। मैंने कहा ठीक है बेटा, कंटिन्यू करो एंड ट्राई टू स्टडी वॉट एवर यू कैन। फिर 2 हफ्ते बाद आओ। आफ्टर 2 वीक्स, हाउ आर यू? मच बेटर। मैंने कहा ओके ठीक है। अब नेक्स्ट 2 वीक्स बाद फिर जब आया, तो मैंने कहा नाउ हाउ आर यू? तो वह चुप था। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहा सर मैंने आपको 6 हफ्ता दिया था, आपने मुझे 6 हफ्ते में पूरा ठीक कर दिया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताता हूं। मेरे नॉलेज में एक केस आया था कि इसी तरीके की स्थिति में हमारे जानने वाले डॉक्टर थे, मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था। तो पेशेंट आया, काफी देर डिस्कशन उनका हुआ डॉक्टर वगैरह के घर। हम तो बाहर रहे, जब अंदर आए बाद में आए, उनको अंदर ले गए डॉक्टर। और थोड़ी देर हमने देखा वो जो खाली वो वाटर वाला फॉइल होता है, उसको लेकर के फिल करके तो अंदर जा रहे थे लेकर के। तो मैंने पूछा डॉक्टर से, मैंने कहा आपने कोई दवाई तो डाली नहीं इसमें? तो बोले चुप रहो। मैं चुप रहा। गए अंदर, डॉक्टर आके आ गए, बाहर आ गए। जब बैठ गए तब मैं सामने बैठा हुआ था। उसको बोलते हैं पेशेंट को, देखो हमने तुमको टीका लगा दिया, अब तुम्हारी कोई चिंता विंता की समस्या नहीं रही, क्योंकि तुमको टीका दे दिया है। और खुल करके तुम्हारा जो दिल आए तुम करो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। And will you believe this was a psychological thing? He charged him also not much. बोला अगली बार दे देना। तो मैंने पूछा ये अगली बार क्यों दे रहे? बोले देखो इसमें मुझे पैसे कुछ नहीं देने, लेकिन अगर इससे कह देता कि फ्री है ये इंजेक्शन, तो कुछ भी तो उसके दिमाग पे ये होता कि ये तो कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। तो उसके बाद में वो व्यक्ति जो है, बिल्कुल वो अपना सिर्फ इट वाज ओनली टू बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस। तो मैं इस पे वापस आ रहा हूं। लेकिन ये जो बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस, उसमें जो आपने केस बताया कि उसने वो दे दिया, वो तो ठीक है, लेकिन एक मिनट, व्यूअर्स हमारे ये क्लियर रहें कि ये जो कॉन्फिडेंस डिक्रीज होती है जिस बच्चे की, जिसको डिप्रेशन हो जाता है,
उसको साइकोथेरेपी या सिर्फ काउंसलिंग से कुछ नहीं होता है, क्योंकि डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन, एक व्यक्ति मेरे पास आया तो मैं वो उसका वारदात बताता हूँ। तो ही वॉज अ रिच स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट फ्रॉम अ रिच फैमिली। तो टीचर जो लेके आया तो कहा कि सर इसका ज़रा एनालिसिस कर लीजिए। तो मैंने कहा ही हैज़ डिप्रेशन। अरे नहीं सर, कहा तो करोड़पति घर का बेटा है, का डिप्रेशन होगा। हाँ, इसको क्या डिप्रेशन, इसके पास तो लोगों के पास 5 किताबें, इसके पास 10-10 किताबें। तो मैंने कहा लुक, अगर ये जो रिचनेस और पुअर, रिच और पुअर की बात अगर हो तो सिर्फ वो जो मलिन बस्ती है तब तो वो सारे लोग डिप्रेस्ड हों, और ये जो रिच वाले हों ये सारे लोग हैप्पी हों। जबकि आप मलिन बस्ती में जाइए वहां खुशी होगी, ज्यादा डिप्रेशन, वो कितने मस्ती में रहते हैं। तो मैंने कहा डिप्रेशन इज समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू रिचनेस एंड पुअरनेस। तो फिर जब मैंने उसको बताया तो उसने कहा देन व्हाट। तो हमने तब उसको एक्सप्लेन किया, और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से व्यूअर्स भी हमारे जानते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन एक पदार्थ होता है हमारे बॉडी में, हेमोग्लोबिन एक पर्टिकुलर मात्रा में होना चाहिए, बहुत लो नहीं, बहुत हाई नहीं। बहुत लो हो जाएगा तो अनीमिया उसको कहेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। तो उसी तरीके से कुछ पदार्थ हमारे ब्रेन में हैं जो कि बैलेंस चाहिए उसके ब्रेन के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग हेमोग्लोबिन, लेकिन इनको हम लोग कहते हैं तरल पदार्थ, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर मात्रा में होते हैं। अब इसमें सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम्स, लेकिन ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये अगर अपना थोड़ा सा भी कम हो गया, बैलेंस कम हो गया या थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आप झक मार के कितना भी खुश होने की कोशिश करेंगे नहीं होगा। दैट मीन्स आज द मिस्ट्री इज रिवील्ड कि हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन योर न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए। तो वो जब हम लोग दवाई देते हैं तो हमारी दवा क्या करेगी, यह सेरोटोनिन को ये बढ़ा देगी वहां, सिर्फ सेरोटोनिन, क्योंकि ब्रेन में तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, सिर्फ सेरोटोनिन को बढ़ा देगी। और सिर्फ सेरोटोनिन को जब बढ़ा दिया तो वही आदमी जो दुखी है वही आदमी फिर खुश हो जाएगा। कमिंग बैक टू द स्टूडेंट एस्पेक्ट, हाँ, 2-3 तरीके की समस्याएं जब एडमिशन ले लेता है विद्यार्थी और कॉलेज में आता है, तो कुछ तो हमने एक बात की सामाजिक स्तर की, कुछ नए माहौल की, कुछ नई संस्कृति की एंड ऑल। 1-2 चीजें और महसूस करता है। एक तो रैगिंग की समस्या, क्योंकि रैगिंग जबकि देश में अब एक अपराध है, बिल्कुल, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस भी बने हैं, उसको बिल्कुल उसके विरोध में उसे रोकने के लिए स्क्वाड भी बनता है, कुछ बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी दिमाग में वो रहती है कि सीनियर मुझे रैग ना करे। और विशेष तौर से जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहाँ पे ये चीज़ इस तरीके की। लेकिन मैंने आपसे ये सुझाव चाह रहा हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी इस प्रकार की हरकत का, रैगिंग का शिकार होता है, तो ये तो निश्चित है कि उसके ऊपर मानसिक प्रभाव ठीक नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? उस दौरान जो मैं कहता था, मैं यही कहता था कि जब भी आपको कोई दिक्कत हो प्लीज कम्युनिकेट। अच्छा, वो कई बार क्या कम्युनिकेट इसलिए नहीं करते थे कि सीनियर पे कहीं एक्शन हो जाएगा, तो मैं ये भी बताता था रिपरकशन का भी है, रिपरकशन भी, उसको पी नहीं जाना है, उसको जरूर कम्युनिकेट करना है। हर जगह छात्र सलाहकार होता है, और हम अपनी जगह भी देखते हैं और भी बाकी जगह देखते हैं, जहां भी नहीं अवेलेबल है तो वहां वो वार्डन्स पे जा सकते हैं। लेकिन प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने विषय कहा, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने अंदर ही अंदर उसको कर लिया तो वो बार बार आपके ब्रेन को इतनी बार हर्ट करेगा कि हो सकता है कि यू में गो इनटू डिप्रेशन। ये देखा गया है, अब्यूज, ये रैगिंग को अब्यूज के रूप में देखा जाता है, और ये स्टडीज हुई हैं कि जिनको अब्यूज हुआ है उनको ज्यादा चांसेस है ऑफ डेवलपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक डिप्रेशन एंड ऑल।
क्योंकि अक्सर कई बार ये सामने आया कि रैगिंग हुई, उसके 10 दिन बाद केस सामने आया, 2 महीने बाद केस सामने आया, बिल्कुल किसी ने, मतलब ये और भी समाज की बहुत सी विषमताओं से चीजें जुड़ी हुई हैं कम्युनिकेट कि लोग अपने अंदर जो रख लेते हैं। और मैं समझता हूँ आज के 21वीं शताब्दी के युग में, जबकि ह्यूमन राइट्स की बात होती है, सिविल लिबर्टीज की बात होती है, लॉज है, हमारी सरकार ने तरीके कानून बनाए हुए हैं, सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं, सरकार विकास की बात छात्रों के कर रही है, तो ऐसे समय में अपने दिल में ना रख करके बिल्कुल खुल के उस समस्या को खुल के उसको शायद बोले, सबसे पहली चीज बनती है। बिल्कुल, चाहे वो रैगिंग हो, चाहे, मैं तो ये तक जाऊंगा कि अगर टीचर जो पढ़ा रहा है क्लास के अंदर आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप खड़े होकर के कहिए टीचर से, बिल्कुल वो सर तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझाइए। ये तो हॉलमार्क है, प्रश्न आप नहीं पूछेंगे। हम तो कई बार कहते हैं कि जो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, दैट मीन्स मे बी ही हैज नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग एट ऑल। तो उसमें वी हैव टू हैव अ ओपन माइंड, वी हैव टू हैव अ फ्लेक्सिबल माइंड। एक्चुअली वन थिंग इज फॉर द पेरेंट्स एंड इवन टीचर्स कि जो इंक्विजिटिवनेस है स्टूडेंट की, उसको कभी किल ना किया जाए। वही तो मेन है कि कोई प्रश्न वो पूछे, कोई उसकी जिज्ञासा है, कोई चीज वो जानना चाहता है, उसका जवाब दे। इंक्विजिटिवनेस से ही तो पेनिसिलिन आई। पेनिसिलिन जो आई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज अ फ्लॉप, ही फेल्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट। वो एक चीज दूसरी ढूंढ रहे थे और वो बार बार कोई कीड़ा उनकी वो चीज को काट दे रहा था। तो उन्होंने 4 बार करा और चारों बार देखा कि अरे ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा है। लेकिन उनकी इंक्विजिटिवनेस आई कि ये ग्रो क्यों नहीं करा। अब उन्होंने जब उसको ढूंढा, तब उन्होंने देखा कि एक पेनिसिलम करके एक इस चीज में ग्रो कर रहा है, ये बाकी कीटाणुओं को काट दे रहा है। और उसने जब ये देखा तो ही डेवलप पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन उस वक्त वंडर ड्रग था, क्योंकि उस वक्त कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक नहीं थी। सिफिलिस एक जानलेवा बीमारी थी और पेनिसिलिन बिकेम द वंडर ड्रग फॉर दैट। सो द मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स इज कि अगर जिज्ञासा हो किसी विद्यार्थी की, तो टीचर का, प्रिंसिपल का धर्म है, इथिक्स कि वो बढ़ाए, कि वो उस जिज्ञासा को पूरा करे, उसका जवाब दे, और ये नहीं कि उसको डांट के बिठा देंगे, बैठ जा भाई, बहुत मेरी क्लास में ये चलेगी, मेरी वो चलेगी। तो एक जो संबंध है, इसी में मैं आपको बताऊं, इसी में कई बच्चे यहां तक हो जाते हैं कि इतनी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और यहां तक होने लगता है कि वो आत्महत्या वगैरह की भी प्रवृत्ति उनमें आने लगती है। वो उनको लगता है कि अरे टीचर ने हमें डांट दिया, हम किसी काम के नहीं हैं, टीचर ने कह दिया तुम्हारा ऊट पटांग का सवाल है, तुम कहां से आए हो, कैसे पास हुए हो। अब वो समझिए वो आत्महत्या तक जा सकती है, आती है भावना उसके अंदर। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरा मानना है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं और जो अभिभावक हैं, इन दोनों में ही एक समावेश, और टीचर, देखिए एक चीज होती है स्कूल के अंदर, काउंसलिंग होती है, पेरेंट टीचर डे होता है, लेकिन किसी कॉलेज में इस तरीके की चीज नहीं होती। पेरेंट टीचर डे भी होता है तो उसमें भी क्या काउंसलिंग होती है जनाब? नहीं, वो तो मैं बार बार कहा है कि हमें हर जगह एक, देखिए आपका तो विषय ऐसा है साइकोलॉजी, जिस विषय को लोगों ने एक तरफ हटा के रखा। आज जैसे आप कह रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जरूरत अगर है तो इस साइकोलॉजी विषय की जरूरत है कि एक सही अच्छी मनोवृत्ति उसमें डेवलप करके अब आगे बढ़ सके। और उस तरीके के लिए इवन यूनिवर्सिटी सिस्टम में, कॉलेज सिस्टम में भी जो काउंसलर्स की आवश्यकता है और उनको लाया जाए। तो जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि अब जिस तरीके की सामाजिक परिस्थितियों में आता है विद्यार्थी, वो केवल कॉलेज तक सीमित नहीं है। कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिला, वो पीजी में रहने चला गया, ठीक है। अब पीजी में भी 40 स्टूडेंट रहे, 20 स्टूडेंट रहे हैं, तो वहां पीजी के अंदर अगर उसकी रैगिंग हो गई, कॉलेज तो हाथ खड़े कर देगा कि साहब मेरी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन पीजी की तो जिम्मेवारी, पीजी भी वो तो बिजनेस कर रहा है, पैसे भी बचा रहा है। तो मैंने उस समय एक सुझाव दिया था कि जितने भी ऐसे पीजी हैं शहरों के अंदर जहाँ पे विद्यार्थी रहते हैं, या इवन विद्यार्थी छोड़िए, जहाँ वर्किंग गर्ल्स और ये सब रहते हैं, इससे कोई कानून बनना चाहिए कि इन पीजीज का भी रजिस्ट्रेशन हो डीएम के यहाँ, कोई कि भाई यहाँ हम पीजी चला रहे हैं, और उन पीजीज के लिए भी कोई रूल बने
कि भाई आपके पीजी में ये हरकत नहीं होगी, कि रैगिंग नहीं होगी, इस तरीके के बन के कि छात्र का शोषण नहीं होगा, विद्यार्थी का शोषण नहीं होगा, तो थोड़ा सा एक रोक भी लगेगा, एक थोड़ा इस बात का भय भी रहेगा, और उस विद्यार्थी को भी कि जो अपना परिवार छोड़ करके आया है और आकर के पढ़ रहा है किसी शहर के अंदर जाकर के, एक और सुरक्षा की भावना जो है उसके अंदर। हमने इसमें क्या बताया, हम आपको बता सकते हैं, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के लिए हमारा ये निर्देश गया है कि जो वहाँ के डीन्स हैं, वो डीन्स का ये काम है कि मंथली एक गेट टुगेदर करें और उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स आयोजित करें, महीने 2 महीने में एक बार जहाँ ये होता है। और ये देखा गया है कि ये प्रयोग, आपको मैं बताऊं, ये बड़ा सफल साबित हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हॉस्टल में तो देखिए, हॉस्टल का वार्डन होता है, तो हॉस्टल वाले लोगों को हमने देखा है कि वी आर एबल टू केयर फॉर देम मच बेटर। लेकिन ये जो पीजी वाला विषय है, दे आर अनकेयर्ड फॉर बिकॉज दे आर नॉट देयर। जैसे पीजी एरियाज हैं, तो वो संस्थान को, शिक्षा संस्थान को अप्रोच करते हैं कि आप हमारे पीजी को रिकमेंड करिए और वो एक हम ये सहूलियत देंगे या वो देंगे, तो एक टाइप बनता है दोनों में। तो मेरा ये मानना है कि वो टाइप जो है केवल पैसा बनाने का धंधा ना रहे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोलिंग एस्पेक्ट, फैसिलिटीज़ को लेके, इन चीज़ों को लेकर के उसको देखा जाके। एक आखिर में एक और स्ट्रेस का मैं सवाल पूछना चाहूँगा, ये भी मैंने नोट किया, हॉस्टल की तो समस्या और पीजी की समस्या पे हम आई हैं, लेकिन हॉस्टल ना मिल पाना या पीजी ना मिल पाना, या 3 विद्यार्थियों 4 विद्यार्थियों का एक कमरे में रहना, या फिर एक जिस प्रकार के हमारे कुछ हॉस्टल्स की भी परिस्थितियां हैं कि मैं समझता हूँ 25-30 साल 40 साल में उनका जो एक ग्रांट्स जिस तरीके की आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, इनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाया उस तरीके से। तो उन परिस्थितियों में भी एक तनाव सा विद्यार्थी के ऊपर रहता है अपनी पढ़ाई को आगे ले जाने के लिए। तो मैं अंत में आपसे चाहूँगा कि आप 2-3 विषय पे अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से विद्यार्थियों को अगर कुछ बताएं कि पहली चीज़ तो आप ड्रग्स से कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं विश्वविद्यालय के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि आप विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई के लिए गए हैं, आप एक राजनीतिक सीख के लिए भी गए हैं, उसको बनाते हुए, उसको रखते हुए, लेकिन फिर भी आप किस प्रकार से अपने देश के प्रति आपका जो एक ऋण है, या देश के प्रति जो आपका एक वो बनता है कार्य करने का, तो उस तरीके से अपने आप को एक अच्छे, क्योंकि हर विश्वविद्यालय का मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि किसी विद्यालय में ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप रिश्वत लो, किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है कि आप मारो किसी को, या आप क्राइम करो या क्रिमिनल बनो, उसके बावजूद भी समाज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का। लेकिन फिर भी इस पॉजिटिवनेस में कि विश्वविद्यालय एक अच्छा रोल इसमें प्ले करते हैं और प्ले कर सकते हैं, तो उस बारे में आप विद्यार्थियों को सजेशंस क्या देना चाहेंगे, या सॉल्यूशंस फॉर सर्टेन थिंग्स। एक तो डिप्रेशन वगैरह का सॉल्यूशन हमारा हो गया कि आप मेडिकेशन पे जाइए, आप फौरन अपने में मत रखिए, यू टॉक इट आउट, आप बताएं, हेल्प लें, सब चीजें करें इनको लेकर के। इसमें देखिए सबसे बड़ा डिप्रेशन का जो आपने अभी बात जो कही, हमने जो नोटिस किया, देखिए डिप्रेशन मैंने आपसे कहा कि बहुत सिंपल है, दवा हमने चलाई 6 हफ्ते में ठीक हो गया। सबसे बड़ा युवाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी है, आई डोंट नीड हेल्प, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने व्यूअर्स से कि हम सब परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। मदद लेना कहीं कोई भीख मांगने की बात नहीं है, मदद लेना इज़ अ साइन दैट वी आर अ बिग सोसाइटी। तो मदद लेना इज़ नॉट ए स्टिग्मा, मदद तो लेनी ही है। और अगर हम आज अगर जीवित हैं तो हम ये माने कि नहीं, हम सब चीज़ अपने आप निर्भर हैं अपने ऊपर, तो अभी अगर पेड़ काट दिए जाएं सारे तो हम लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट निर्भर हैं पेड़ों पे कि हमें ऑक्सीजन मिले। तो हर आदमी हर एक पे निर्भर है, और यही ये जो संपर्क है, ये जो सूत्र हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सपोर्ट नेटवर्क्स।
तो हमें अपने सपोर्ट नेटवर्क्स को बढ़ाना है, सपोर्ट नेटवर्क्स पे ध्यान देना है, क्योंकि जहाँ स्ट्रेस ऐसे एस्केलेशन पे चल रहा है, नो प्रॉब्लम, हम अपना सपोर्ट नेटवर्क भी बढ़ा लेंगे तो हम और ऊंचाई करेंगे। हम सपोर्ट नेटवर्क को नहीं बढ़ाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, चाहे हम कोई भी कोर्स कर रहे हों, कुछ भी। तो ये एक कॉन्सेप्ट कि मुझे मदद नहीं चाहिए, या आई थिंक ये जो आज हम लोगों ने बात करी डिप्रेशन की, तो अब ये समझ जाएंगे लोग कि ये एक बीमारी है, ये एक ऐसे कोई पर्सनालिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी वीकनेस नहीं है। आदमी अक्सर ये सोचता है भाई मेरा डिप्रेशन है, इसमें डॉक्टर क्या करेगा। तो साइकाइट्रिस्ट का यही काम है कि जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो साइकाइट्रिस्ट डील करता है, और जैसे बीपी गड़बड़ होता है तो जनरल डॉक्टर डील करता है, व्यवहार जब गड़बड़ होता है तो साइकाइट्रिस्ट डील करेगा। और ये जो आपने एडिक्शन कही, ये भी एक व्यवहारिक चेंज है। व्यवहार में तनाव ज़्यादा आया, तनाव को आपने कम करने की कोशिश की, आपने अपने फ्रेंड सर्कल को देखा, फ्रेंड सर्कल में मान लीजिए कहीं कोई गांजा या भांग ले रहा है या सिगरेट ले रहा है, तो वो आपको एक टेक्निक पता चल गई कि उसने कहा अरे यार मैं तो सुट्टा एक मार देता हूँ, मैं तो मस्त हो जाता हूँ, तो वो भी वो कर लेता है। तो यू आर डिफरेंट, हर स्टूडेंट अलग है, आपके तमाम दोस्त हैं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर स्टूडेंट अलग है और हर एक आदमी का एक अलग एम है, हर एक आदमी का एक अलग एम्बिशन है, हर एक विद्यार्थी के लिए एक अलग दुनिया उसके करियर की बनी हुई है, उसकी सफलता की दुनिया बनी हुई है। तो आप दूसरा जो कर रहा है वो चीज़ क्यों करें? वो सिगरेट पी रहा है तो पिए, आप पानी पीजिए। देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स। जब भी कोई नए वातावरण में जाएं तो हम रेकमेंड करते हैं ऑलवेज कि आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। आजकल कंप्यूटर एक्सरसाइजेस तो चल रही हैं, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज आप पूछिए किसी से तो एकदम खत्म है। देखा है कि स्पोर्ट्स में, स्काउटिंग में, एनसीसी में, डिबेट्स में, उनमें पार्टिसिपेशन का जो लेवल है, फिजिकल एक्सरसाइज क्यों अच्छी होती है, फर्क पड़ा है उन चीजों आप जानते हैं फिजिकल एक्सरसाइज क्यों अच्छी होती है? जो हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करी, फिजिकल एक्सरसाइज जब आधे घंटे आप कर लेंगे तो आपके अंदर मन में न्यूरोट्रांसमीटर्स एंडोर्फिन्स निकलते हैं, वो एंडोर्फिन्स गिव यू हैप्पी फीलिंग्स। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रोग्राम सुनने वालों को, पेरेंट्स को और एवं विद्यार्थियों को इनसे एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी होगी। हमने विकल्प की भी बात की है, बिल्कुल। और मेरा तो संदेश उनसे यही है कि अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता तो आपके सामने और भी बहुत से ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। मुक्त विश्वविद्यालय मौजूद हैं जो आपको एक पूरी उसी संबंधी मतलब बराबर की डिग्री देते हैं और अपॉर्चुनिटीज देते हैं आपको। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि माता और पिता और बच्चों में जो एक सामंजस्य है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा हमारी युवा पीढ़ी के स्ट्रेस को और डिप्रेशन को दूर करने की। और भविष्य में उम्मीद है कि कुछ नई एजुकेशन नीतियों के अंदर भी इस प्रकार से चीज़ों को आगे उठाया जाए। जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।